हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, लगातार गिरावट बनी है और आज तो भैया बाजार ही खुद गिर रहा था, तो यहाँ पर भी गिरावट तो एक्सपेक्टेड थी ही। 2.5% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और देखा जाए तो 255 रुपये पर जाने के बाद लगातार यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। पिछले एक महीने में देखोगे तो लगातार ये गिरा है, 250 रुपये से भी ऊपर था, लगातार ये गिरता हुआ नज़र आया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है हमें। अभी कह सकते हैं कि 202 रुपये का जो लेवल था, जहां से एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, अब ये वापस वहीं पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखो, ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी देखो कंपनी ख़राब नहीं है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में। और जहाँ तक बात करें, आज बाजार अच्छे मूड में नहीं था। आज सेंसेक्स में तकरीबन 500 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे तो भैया वहाँ तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। रीज़न सिंपल है, जो इजराइल का जो भैया वॉर चल रहा है, जिसके चलते पूरा ग्लोबल बाजार दिक्कतों में है। क्योंकि देखो, ये वॉर कहीं पर भी हो असर पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जियो फाइनेंशियल देखोगे तो आज बड़ी गिरावट इसने दिखाई है और लगातार ये गिरा है। अगर आप एक महीने का भी ग्राफ देखो तो 12% का डिक्लाइन है। और जब से इसका आईपीओ आया, ठीक है, पहले गिरावट थी आईपीओ आने के बाद, 202 रुपये का इंट्राडे का लो बनाया था इसने। उसके बाद उस लेवल पर ना मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बड़ी खरीदारी आई थी। इसके अलावा और भी कई सारे फंड हाउस थे जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी और शेयर लगातार भागकर 255 पे चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सभी इंडाइसिस से इनको हटना था 7 और 8 सितंबर को, और उसके बाद देखा जाए तो लगातार डिक्लाइन अभी चल रहा है। तो पहले जो इनफ्लो था वो बंद हो गया, जिसके चलते गिरावट आई, और अभी देखा जाए तो धीरे धीरे लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखो, कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, लेकिन कंपनी की जो हाल फिलहाल की नई लिस्टिंग है, जो कि डेफिनेटली इवन बाजार भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पर यहाँ पर भी जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं पिछले कई टाइम से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जब से इसका आईपीओ तब से लेकर अब तक मैं कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूँ, और हर बार मैंने एक चीज़ कही है कि आप यहाँ पर तभी इन्वेस्ट करें जब आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट 1 से 2 साल का हो यहाँ पर। और अगर आप खरीदारी भी करो तो किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद कर भी मत बैठ जाना। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 रुपये गिरता है, खरीदारी करने लग जाते हैं। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे, और 200 रुपये का मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है यहाँ पर। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। रीज़न मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका 1,45,000 करोड़ के आसपास का है। दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद। डेट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कम है ही नहीं, ना के बराबर कह लो आप। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% है यहाँ पर। और देखा जाए तो अब तक इनके नंबर्स जो थे वो काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि देखो कंपनी फुल फ्लेज में काम नहीं कर रही थी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी कंपनी एक डेडिकेटेड टीम है, फुल फ्लेज में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। असेट मैनेजमेंट को लेकर बात करें, इंश्योरेंस को लेकर बात करें, या फिर डिजिटल पेमेंट में हालांकि टाइम लगेगा, वहाँ पर डिजिटल पेमेंट में टाइम लगेगा वो उस बिजनेस में, लेकिन असेट मैनेजमेंट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर अग्रेसिवली आगे बढ़ता नजर आने वाला है आपको। और स्पेसिफिकली बात करें इंश्योरेंस की, तो देखो इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। और देखो, इनके पास बेनिफिट ये है कि इनके पास अच्छा खासा डेटाबेस है, चाहे वो रिलायंस जियो का हो या फिर रिलायंस रिटेल का हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके पास। और देखो, अब तक ना हमने सिर्फ बुरी खबरें देखी यहाँ पर। बुरी खबरें इन सेंस कि जब हमें पता चला कि यार इनको सभी इंडाइसिस से हटना है, तो वापस से ये गिरता चला गया, ठीक है। नंबर्स देखो तो उतने अच्छे नहीं थे यहाँ पर, हालांकि अच्छे थे ही नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद ना अच्छी खबरों का दौर शुरू होगा यहाँ पर। सबसे पहली अच्छी खबर यहाँ पर आएगी, वो आएगी इनके क्वार्टरली रिजल्ट से जुड़ी हुई। क्योंकि अब तक जब डेडिकेटेड टीम नहीं थी तो इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब टीम आ चुकी है तो डेफिनेटली जब हम इनके नंबर्स को कंपेयर करें कि सितंबर के उतने भी अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मे बी जो दिसंबर का नंबर होगा, मार्च का नंबर होगा, वो डेफिनेटली गेम चेंजर होगा। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के नंबर से, तो बहुत बड़ा ग्रोथ आपको परसेंटेज वाइज देखने को मिलेगा, वो भी एक अच्छे तौर पर काम करेगा इनके लिए। और अब तक हमने सुना कि भैया ये हटने के मतलब अलग अलग इंडाइसिस से इसका हटने का दौर सुना, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी के बाद ना
आप कुछ खबरें ऐसी भी सुनोगे जहां पर इसके इंडाइसिस में इंक्लूड होने की खबरें होगी, क्योंकि देखो यार कंपनी बड़ी है, ठीक है, एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये, तो जाहिर सी बात है कुछ इंडाइसिस में इनकी एंट्री भी होगी आने वाले टाइम पर, तो एक जो इनफ्लो है वो भी यहाँ वहाँ से बढ़ेगा। अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसको लेकर, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए जब मैं बोल चुका हूँ कि देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, कोई नहीं जानता है। हाँ 200 रुपये का एक स्ट्रांग सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वो बॉटम नहीं है, ठीक है। और यही वजह है कि मैं बाय ऑन डिप्स की बात करूंगा, और वो भी हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने का मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर ऐड करो, वेट करो 10% का डिक्लाइन आए और 20 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 10% का डिक्लाइन आए और 20 क्वांटिटी ऐड करो, और तभी ये करो जब आपका नज़रिया एटलीस्ट यहाँ पर 1 से 2 साल का हो। अगर आप 1-2 महीने के लिए आए हो तो भैया मत आओ यहाँ पर, क्योंकि अभी भी जो दौर है वो इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अच्छी खबरों का दौर होगा वो दिसंबर क्वार्टर और जनवरी में बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस दौरान जो है पेशेंसली आपको बैठे रहना पड़ेगा यहाँ पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि इनका जो असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है, और रिलायंस अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि भैया डेफिनेटली कई सारे बड़े असेट्स जो हैं ये मैनेज करेंगे, लोग देंगे भी इनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात इंश्योरेंस को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में पेनिट्रेशन अभी भी कम है, और इनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इसको डिजिटलाइज कर पाए, और अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। और इनके पास देखो टेक का एक अच्छा नॉलेज भी है और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है इनके लिए। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इनके ऊपर, अच्छे खासे पैसों के साथ आए हैं ये, और इनकी एंट्री के साथ भैया बजाज फाइनेंस को भी $1 बिलियन की फंड रेजिंग करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली पूरे मार्केट को चेंज करने का दमखम रखती है ये कंपनी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी एकदम से कहना कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी, और यही वजह है कि मैं बाय ऑन डिप्स की बात करूँगा, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स ऐड करने की मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। यही वो लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, यही वो लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।